शादी के बाद प्यार मोहब्बत होता है? बिल्कुल होता है। क्या है सुकून आपके लिए? सुकून मीन्स कि आप अपने आप को समझो, आप खुद को जानो कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या लगता है कि पास्ट के बारे में पता होना चाहिए इंसान को? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी जरूरी होती हैं, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी जरूरी नहीं होती। रिश्ता कोई भी हो, रिलेशनशिप कोई सा भी हो, कोई रिश्ता अगर आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा है तो वो रिश्ता आपके लिए गलत है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो रिश्ते टिक नहीं पा रहे। क्यों नहीं टिक पा रहे रिश्ते? ज्यादातर रिश्ते जो है ना वो हमारे ईगो के टकराव की वजह से। इश्क वही टिकता है जहां उम्मीदें नहीं होती। क्या मतलब है इसका? ये सच है, क्योंकि उम्मीदें जहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार है। कुछ भी अगर आप सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को। तुझे देखूं तो आंख भर आती है, ना देखूं तो जान जाती है। तेरे ख्याल के बाद कोई और ख्याल बाकी नहीं रहता। तेरे संग से मुझे ज़मीं पर ही जन्नत मिल जाती है। ईश्वर जो भी हमारे लिए करता है उससे ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट कुछ नहीं। क्योंकि ये सब जो हो रहा है मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं नहीं जानती कि आज रात में तुमसे कैसे दूर जाऊंगी, और ये सब शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है? अपनी भावनाओं को मैं संभाल भी पाऊंगी या नहीं, बस इसी से डर रही थी कि मिलना हुआ तो दूर कैसे जाऊंगी। ब्यूटीफुल वर्ड्स बाय स्वर्णिमा श्रीवास्तव जी, एंड किताब का नाम है आखिरी इश्क। आज बात करेंगे स्वर्णिमा जी की लाइफ के बारे में, आज बात करेंगे मोहब्बत के बारे में, आज बात करेंगे आशिकी के बारे में, आज बात करेंगे रिश्तों की कद्र के बारे में। मैम की बुक रिलीज हो चुकी है आखिरी इश्क, अमेजोन पर अवेलेबल है, एंड बहुत मैसिव लॉन्च रहा, बहुत मैसिव सक्सेस रही, बहुत ज्यादा लोगों ने किताब को पढ़ा भी है। आज मैम से बात करेंगे उन्हीं के बारे में। स्वर्णिमा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के खास पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे दोबारा से इनवाइट किया। एंड ऑब्वियसली जो हमने इतना सोचा नहीं था, क्योंकि मेरी पहली किताब है और सोचा नहीं था कि इतना सब होगा, लेकिन वही कि ईश्वर जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। ना तो किताब को लिखने में मेरा कोई रोल है, ना तो लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहीं से हैं। तो मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो जो भी करेंगी, जो कर रही हैं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। एंड बुक की इतनी मैसिव सक्सेस जितनी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, एक्सपेक्ट तो वैसे बहुत ज्यादा की थी हमने लास्ट पॉडकास्ट में जब डिस्कशन भी किया, तो सबसे पहले उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। मतलब अभी मैं जहां भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, हर जगह आखिरी इश्क स्वर्णिमा श्रीवास्तव आखिरी इश्क के पॉडकास्ट के वीडियो, हम लोगों की वीडियो बहुत वायरल हुई, एंड स्पेशली वो जो वीडियो भी रिसेंटली हमारी अच्छी खासी गई है 126 के। वाओ अच्छा लग जाता है। कल रात में देखा था मैंने। ठीक है, तो ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया, हमारे सभी दर्शकों का, हमारे सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, इस बुक को इतना प्यार देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद जो रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत प्यारे हैं। लोग जो मैं चाहती थी कि जिस चीज को फील करें, तो एक्चुअली उस चीज को लोग फील कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यू वोंट बिलीव, आपका पॉडकास्ट देखने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, है ना, एंड शी जस्ट सेड क्या है इस किताब में ऐसा कि मेरे को लेके देना इसका। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर करूंगा अमेज़न से और आपको दूंगा। तो ऐसा हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक जनरेशन को ये बुक पढ़नी चाहिए, सबकी सब जनरेशन को इतनी अच्छी लग रही है, एंड सब बहुत सराहना भी कर रहे हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर्स ने भी वही, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मे भी शायद एक जनरेशन को कैटर करेगी। हम 25-30 के 30-35 के हो सकता है, बट 50+ के लोग जो हैं अगर उसको इतना सराह रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ इसमें हमें कुछ मिला, कुछ अपनापन मिला, तो वो चीज हमें कहनी चाहिए। व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? अभी तो फेमस हो ही रहे हैं आप धीरे धीरे करके, अगली बुक का लग रहा है आइडिया? हाँ, एक्चुअली फेमस होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। exactly. मुझे उसमें कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं है, बट हाँ मैं ये चाहती हूँ कि लोग अच्छी किताबें पढ़ें। आजकल काफी रुझान भी बढ़ रहा है बुक्स की तरफ लोगों का, तो ये देख के काफी अच्छा लगता है। पहले
तो रीडर्स मिलते ही नहीं थे। बिल्कुल। अब तो मतलब स्पेसिफिकली लोगों के ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जो किताब पढ़ते हैं, एक तरह की किताब पढ़ते हैं, जैसे आपकी आखिरी इश्क है, तो यहाँ पे इश्क मोहब्बत की भी बात हुई है, परिवार की भी बात हुई है, तो इस तरीके की भी ऑडियंस एक जनरेट होनी शुरू हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा स्टेप है। बिल्कुल। अब स्वर्णिमा जी, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आपके थर्ड पार्ट ऑफ द बुक की। जी। जब मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा तो मुझे लगा था कि कुछ अलग कहानी है, फर्स्ट पार्ट से थोड़ी सी हटके एक कहानी बन रही है, लेकिन एक वो मिल जाता है, स्पार्क मिल जाता है ना। थर्ड पार्ट इज वेरी डिफरेंट। थर्ड पार्ट के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें ऑडियंस को इतना बताएं कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बेसिकली थर्ड पार्ट जो है वो ऑडियंस के लिए एक इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा जिसमें उन्हें काफी सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे कि अगर किसी की लाइफ में प्यार को लेके चीजें खराब होती हैं तो कहाँ तक चीजें जा सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू होती है, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, अगर आपने किसी चीज को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो आपको उसके बारे में नहीं पता है। बट अगर आप उसको देखोगे, समझोगे, तो उन सारी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। और ओवरऑल आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, जो लाइफ के बाद भी आपके साथ रहने वाला है, सोलमेट। बिल्कुल, उस कनेक्शन की बात की गई है। उस कनेक्शन की बात की गई है। और मतलब प्रेम का जो एक कहते हैं ना कि बहुत प्योर फॉर्म होता है, हाँ जी, उसकी बात हमने इसमें की है। और जैसा हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की, सती की अगर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, हाँ। तो कहीं ना कहीं ध्वनि का कैरेक्टर रिलेटेबल उस चीज से लगा। आपको लगा? बिल्कुल लगा। थैंक यू। तो हमने ना मैम बॉलीवुड में जो कहानियां देखी हैं वो अक्सर ऐसी कहानियां होती थी कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो गई है, मतलब शादी से पहले की जो कॉन्वर्सेशन होती है, किताबों की भी बात करें तो उस तरीके की किताबें हमें दिखती थी जो शादी से पहले की कहानी दिखाती है। लेकिन आपकी किताब पढ़ के ऐसा लगता है कि शादी के बाद की कहानी भी दिखाई गई। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। क्योंकि देखिए शादी के पहले तो सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, सब बहुत प्यारा दिखता है, सब कुछ, क्योंकि आप रोमांस देख रहे हो। लेकिन शादी के बाद एक्चुअल में जो चीजें होती, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोमांस नहीं होता है, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब समय आ गया है कि हम लोगों को रियलिटी दिखाएं, बिल्कुल, वो झूठे ख्वाब ना दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं और एक बहुत लंबा टाइम हमने खराब कर दिया है इन सारी चीजों के पीछे। तो मुझे लगता है कि रियल स्टोरीज पे कहानियां बननी चाहिए, ना कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं। शादी के बाद प्यार मोहब्बत होता है? बिल्कुल होता है। हमारे पेरेंट्स को आप देखिए, उनका तो शादी के बाद ही हुआ है और सरवाइव भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो भी सही है, क्योंकि कोई भी चीज 100% सही भी नहीं होती है और 100% गलत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर हम ये देखें कि बहुत सारी मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको लाखों ऐसी मैरिज भी मिलेंगी जहाँ पे एक दूसरे को देखा भी नहीं है शादी से पहले और इतना प्यारा उनका रिश्ता है। तो किसी भी चीज को एक ही नजरिए से जज नहीं करना चाहिए। There are good marriages as well. हमें सिर्फ उसी तरीके से नहीं देखना कि शादी खराब होती है। आजकल ट्रेंड बन गया, आप नोटिस कर रही हैं ट्रेंड कि शादी तो खराब हो जाती है, कहीं ऐसा हो सकता है मेरे साथ, लड़कियों को लेके बहुत ज्यादा बोला जाता है, कहीं एलिमनी के लिए शादी तो नहीं कर रही है। आप नहीं मानती कि समाज गलत जा रहा है? एक्चुअली समाज क्या, हम खुद समाज बना तो हम ही से है ना। तो हम शादी के पहले हम ऐसी चीजों को देख के शादी करते हैं जो शादी के बाद जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो शादी खराब होनी ही है। अगर हम लड़के की बात करें तो हम एक अच्छी जॉब चाहते हैं, गुड पर्सनालिटी चाहते हैं, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। तो आफ्टर मैरिज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको प्यार करे, केयर करे, कैसे पॉसिबल है? सेम जब हम शादी के पहले देखते हैं तो हमें एक खूबसूरत लड़की चाहिए होती है जो देखने में सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो। बट आफ्टर मैरिज हम चाहते हैं कि वो एक गृहिणी की तरह घर पे रहे। बिल्कुल। तो आप जो लेके आए हो आपको वही मिलेगा ना, और फिर कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आप ये सोचो कि सब कुछ मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपकी किताब में बहुत बार सुकून की बात हुई। सुकून स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, लेकिन आज की जनरेशन को सुकून मिलता है पार्टी करने से, अपने आप को अकेले रहने से, या सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। क्या है सुकून आपके लिए? मुझे तो लगता है कि अगर हम अपने हिसाब से चीजों को समझ पा रहे हैं, लाइक कि अगर
बहुत ज्यादा एक्चुअली सुकून ना होने के पीछे रीजन ये है कि हमें बहुत बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना वो गलत है। हमें ये स्पिरिचुअलिटी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी आपके साथ होती है ना, तो आपको एक ट्रस्ट है कि जो भी होगा ठीक होगा। बिल्कुल। तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, फिर आप मेहनत करते हो, फिर आप छोड़ देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी करना, ये सारी चीजें करना, हमें लगता है कि हम सुकून के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, तो हम उस भीड़ में जाके ढूंढते हैं। भीड़ में सुकून नहीं है जब तक आप खुद को नहीं जानते हो। सुकून मीन्स कि आप अपने आप को समझो, आप खुद को जानो कि आपको क्या चाहिए। तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको समझ आएगा कि जहां आप जा रहे थे वो तो आपको चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज कि अगर पार्टी में सुकून होता, अगर इन सारी चीजों में जो भी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पैसा, इन सब चीजों में अगर सुकून होता, ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट सुकून नहीं है। क्योंकि अगर होता तो आप देखिए कि पिछले कुछ टाइम में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ के और फिर वो उस मॉन्क की तरफ चले गए, सन्यासी बन गए, उन्होंने सब छोड़ दिया। शायद ही, मैंने तो फिलहाल नहीं सुना है, बट मैं चैलेंज नहीं करूंगी क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता, बट मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सुना है कि किसी मॉन्क ने ये सब कुछ छोड़ के फिर वो इन चीजों में गया हो कि मुझे यहाँ नहीं मिला सुकून, अब यहाँ ट्राई करते हैं। बट करोड़ों ऐसे ऑप्शन हैं जो, जिनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी, पैसा था, फैमिली था, विद फैमिली उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इसलिए अगर आप कितना भी इस चीज को डिनाई कर लीजिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सुकून तो देती है। डिपेंड कि आप उस चीज में पहले जाएं तो सही। बिल्कुल। आप फील तो करें उस चीज को। जब आप फील कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि सवाल जो मैंने पूछे थे वो मुझे में थे। बिल्कुल। आजकल की जनरेशन को क्या हो गया कि अगर उन्हें लगता है कि मुझे सुकून नहीं मिला पार्टनर से, तो पार्टनर को क्यों ना चेंज कर दिया जाए। किसी लड़की को अगर किसी लड़के में दिक्कत है तो लड़का बदल देंगे, किसी लड़के को लड़की में दिक्कत है तो लड़की बदल दी जाएगी। सुकून की तलाश में मिलेगा सुकून उनको? नहीं। जैसा कि वही चीज है ना कि सुकून तो हमारे अंदर है। पार्टनर्स को चेंज करने से सुकून नहीं मिलेगा। और फिर भी मैं यही कहूंगी कि रिलेशन जो है ना, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो तो उसको आप टाइम दो। सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज तो, अगर आप खुद को नहीं जानते हो तो आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। बिल्कुल सही। तो आप डिसीजन तो गलत लोगे ही। और सेकंड की, जब आप टाइम टेकिंग रिलेशनशिप होगा, अब यहाँ पे 2 दिन बात होती है, तीसरे दिन ब्लॉक हो जाता है। तो जब रिलेशन, वैसे तो किसी को समझने के लिए पूरी लाइफ भी कम है और कभी कभी कुछ टाइम ही बहुत होता है, लेकिन रिलेशन को हमें टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे उसको आप मैच्योरिटी की तरफ ले जाइए। एकदम से अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो वो एकदम से खत्म भी हो जाएगा। आपकी किताब जिन भी लड़कियों ने पढ़ी, उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली ये सवाल किया कि जतिन जैसा लड़का तो मिलता ही नहीं है। सही में है जतिन जैसे लड़के अभी समाज में? मैं आपको, मतलब मुझे सच अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़के जतिन के जैसे ही हैं। वाव। और ज्यादातर लड़कियां ध्वनि के जैसी ही हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं जी। और हम उसमें ऐसे शामिल हुए हैं कि हमने अपने आप को ही खो दिया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितने, मतलब कितना भी कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद हर किसी को एक अच्छा इंसान ही चाहिए जी। और अगर एक अच्छी लड़की किसी भी लड़के को मिलती है तो बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो, हालांकि ये भी सच है कि वो टाइम पे वैल्यू नहीं करते हैं, बट जब वो चीज खो जाती है ना, फिर समझ में आता है कि यार उसके जैसा तो कोई नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं, सबसे पहले तो हमें उनकी वैल्यू करना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा कुछ भी सही नहीं होता और हमेशा कुछ भी गलत नहीं होता है। ये जो आपने मलाल वाली बात कही कि बाद में हमें रियलाइज होता है कि वो सही था, वो सही थी। कई बार ऐसे होता है कि वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जिसे मलाल है उसे मलाल है। कैसे भुलाएं वो मलाल? अब जो चला गया उसके बारे में सोच के क्या ही परेशान होना। हम इतना कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमें मिले हम उसकी वैल्यू करें, क्योंकि जो चला गया वो तो चला गया।
और क्या पता वो हमारे लाइफ में था ही ये सिखाने के लिए बिल्कुल कि आपको अब जो चीजों की आएगा। वैल्यू करनी है। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ना एक डिस्कशन होता है आजकल की जनरेशन में कि पास्ट जो लड़की का हो लड़के का हो वो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी किताब देखकर ऐसा लगता है कि जतिन बहुत एक्सेप्टेबल है ध्वनि की पास्ट को लेके, एक बार भी हुआ 2 बार भी हुआ। आपको क्या लगता है कि पास्ट के बारे में पता होना चाहिए इंसान को? देखिए वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। जी। अगर आपका रिलेशनशिप उन चीजों को जानना चाहता है, आपको लगता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी जरूरी होती हैं और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी जरूरी नहीं होती हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है, क्या आप एक दूसरे के पास्ट में इंटरेस्टेड हैं, और अगर नहीं है तो उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने पास्ट में कुछ गलतियां कर दी हैं बट प्रेजेंट में वो चीजें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें रियलाइज है कि वो हमारी गलती थी, तो क्यों रिपीट करना उसको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में है, उसने अपने पास्ट में क्या किया जी। उससे मेरा लेना देना नहीं होना चाहिए। और उसको भी याद रखना चाहिए कि अगर किसी की लाइफ में हम शामिल हो रहे हैं तो हम उसके फ्यूचर को बेहतर बनाएं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, रिलेशनशिप कोई सा भी हो, कोई रिश्ता अगर आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा है तो वो रिश्ता आपके लिए गलत है। सिंपल सी बात है। इसमें जैसे लोग बोलते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिश्ता सही है कौन सा गलत बिल्कुल है, सवाल आता है। बस एक ही तरीका है। कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंडशिप हो या ये सब रिश्ते हो, अगर कोई इंसान आपको एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जा रहा है, वो आपको गलत चीजें करने से रोक रहा है, तो वो आपके लिए सही है, क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। अगर किसी को कुछ समय के लिए आपका साथ चाहिए तो वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, आपके हिसाब से चलेगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा। बट कोई लाइफ टाइम के लिए अगर सोच रहा है तो वो चाहेगा कि सिंपल सी बात है कि अगर अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर इसके पहले अगर आपको लगता है कि मेरा बाल ठीक नहीं लग रहा है या कुछ भी, तो आप मुझे ऑब्वियसली बोलोगे कि मैम इसको आप ठीक करिए, है ना। मैं भी आपको टोकूंगी, तो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट दिखें। तो वैसे ही वो पर्सन भी चाहता है कि जब आप बाहर निकलो तो आप परफेक्ट दिखो, कोई आपके अंदर कमी ना निकाल सके। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको बेहतर इंसान बना रहा है तो उस रिश्ते को आप बांध के रखिए, उसको नहीं खोना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही रिश्ते में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन अगर अच्छा रिश्ता है तो वो जैसे भी मिला है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्वर्णिमा जी, मैं कई बार किताब को पढ़ते पढ़ते जतिन की जगह पे गया। मुझे ऐसा लगा कि जतिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा है। ऐसा लगा आपको? नहीं, इश्क हुआ, ध्वनि आ रही है फिर जा रही है, दोबारा से भी चीजें खराब हुई, लेकिन जतिन एक्सेप्ट कर रहा है। आजकल की जनरेशन में शायद एक्सेप्ट नहीं करते लोग इस तरीके से। एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ पे बात होती है ईगो की। अगर आप किसी के प्रेम में है, वो लड़की हो लड़का हो, डिपेंड, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों के फेवर में है ये चीज। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला आपसे सच में प्रेम करता है और उसके जीवन में कोई कश्मकश है, कोई परेशानी है, और आप उसमें उसके साथ खड़े हैं, तो ये आपकी सच्चाई को दिखाता है। क्योंकि आत्मसम्मान में और ईगो में बहुत छोटा सा फर्क होता है। कई बार हम आत्मसम्मान को ईगो से जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ईगो क्या है? ईगो जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिंपल सी बात है। हाँ, आपके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कई बार रिश्तों में ऐसा होता है कि हमने स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें मेजरली लड़कियों में देखा है कि लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान खो देती हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए। वो सही है? नहीं, क्योंकि मतलब आप जो रिश्ता आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है वो आपके लिए कभी नहीं सही हो सकता। आप किसी भी हद तक चले जाइए, वो नहीं सही होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ऐसे भी रिश्ते होते हैं, आपने भी देखे होंगे कि हर शाम वो लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हर सुबह अपनी पत्नी के पैर छू रहा है बंदा कि यार गलती हो गई, सॉरी, वो मैं नशे में था या मैं ऑफिस से परेशान था, मुझे समझ नहीं आया। आप कितना भी परेशान हो, क्या आप अपने बॉस को गाली देते हो? नहीं देते। क्या आप अपने पेरेंट्स को गाली दे सकते हो?
लेकिन आप अपनी वाइफ को देते हो, क्यों? क्योंकि आपका जो मेल ईगो वहां पे हर्ट हुआ है, वो आप यहाँ पे आके उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। क्योंकि वो आसान है उस पे गुस्सा निकालना। क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर चीज की एक हद होती है, और जो व्यक्ति एक इंतहा तक निभा सकता है, वो जब जाता है ना, तो फिर आप कितने अच्छे हो जाओ, कितने भी कुछ भी हो जाए आपको, फिर वो वापस नहीं आता। क्योंकि जो लोग इस हद तक रिश्ता निभाते हैं, उनको किसी चीज का लालच नहीं होता है, ना आपकी पर्सनैलिटी का, ना आपके पैसे का, ना आपके रुतबे का, किसी भी चीज का नहीं। तो क्योंकि उसका लालच होगा तो फिर इंसान इतना क्यों सहन करेगा। और बहुत छोटी सी थिन सी लाइन है ये आपने जो बोली, सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड या एरोगेंस के लेके। कई बार हमें लगता है कि एरोगेंस है, लेकिन कई बार वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी भी होता है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो रिश्ते टिक नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं लोग कि चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे से मैनेज नहीं होगा, मैं इस घर को नहीं चला सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं टिक पा रहे हैं रिश्ते? रिश्ते ना टिक पाने में ज्यादातर देखा जाए तो अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जिसमें एक्चुअल में कोई वजह है। ज्यादातर रिश्ते जो है ना, वो हमारे ईगो के टकराव की वजह से टूट रहे हैं। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हमें रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, उनसे बाहर निकल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों में अपना एक ईगो है, तो उसकी वजह से ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। और कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट रहे हैं कि समाज एक नई दिशा में जा रहा है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक ऐसी लड़की को चूज किया है शादी करने के लिए जो वर्किंग है, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको घर के कामों में उसका हाथ बटाना पड़ेगा, आपको बराबर की भागीदारी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी लड़की चाहिए जो हाउसवाइफ बन के रहे, तो वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नहीं मिलता है। वही चीज लड़कियों पे भी लागू होती है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो सब कुछ कर दे, पैसा भी कमा के दे दे, सारी चीजें मेरे लिए करके दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने जब शादी की, आपको पता है कि सामने वाले का कितना इनकम है, क्या चीजें हैं, क्या मुझे हाथ बटाना पड़ेगा, या कितनी हमारे एक्सपेंस हो सकते हैं। उन चीजों को ना समझना, समाज में जो चकाचौंध है उसके पीछे भागना, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। एक चकाचौंध के पीछे हम भाग रहे हैं और उसी में हमारे मेल ईगोस टकराते हैं। किसी को पार्टी करनी है, किसी को पूजा करनी है, बिल्कुल, तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप शादी करने से पहले तो आप खुद को समझिए कि आपको क्या चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है। और जब आप समझेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तभी चीजें अच्छी हो पाएंगी लाइफ में। और परफेक्ट इंसान की जो हम तलाश करते हैं ना, वो नहीं होता है कहीं, वो नहीं होता है, वो कहीं भी नहीं होता है। स्वर्णिमा जी, ऐसा कहते हैं कि जो लेखक होते हैं वो समाज का आईना होता है, और वो समाज से बहुत पहले वो लिख देते हैं जो समाज करने वाला होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम 2025 में आज जी रहे हैं, तो आप शायद 2040, 2045 में जी रही होंगी। आपने समाज को बहुत करीब से देखा है। क्या ऐसे आप टिप्स देना चाहेंगी एक होने वाले कपल को या होने वाले पार्टनर को, कुछ ऐसे 2, 3, 4 चीजें जिससे उनका एक रिश्ता बेहतर चल सके? देखिए, रिश्तों के लिए अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप रिश्तों को बनाने से पहले ही थोड़ा उनको समय दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी कई बार, हम जब शादी, एक सिंपल सी चीज है, जैसे कि अभी हम शादी जब देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, उसके पास घर है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है। हम लड़की देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो खाना अच्छा बना लेती है कि नहीं, या आज का टाइम थोड़ा चेंज हो गया तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो वर्किंग है या नहीं, कितनी पढ़ाई की है। कब किसी ने जाके ये कहा हो कि आपकी लड़की किसी भी विषय पे क्या सोचती है, आपकी लड़की रिश्ते के बारे में क्या सोचती है, आपकी लड़की के हिसाब से उसको कि मतलब पेरेंट्स और फैमिली के साथ रहना ज्यादा बेटर होता है या अकेले रहना। सेम आपने कभी लड़के से पूछा है कि क्या हमारी और तुम्हारी फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस होगा शादी के बाद? तो हम जो हमें चाहिए उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। हम तो व्यापार कर रहे हैं, शादी कहाँ कर रहे हैं फिर?
बाद में हम चाहते हैं कि एक दूसरे की केयर करें, तो केयर के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था पहले। बिल्कुल। प्रेम के बारे में आपने सोचा ही नहीं था पहले, है ना। अब हम, और सबसे बड़ी चीज ये है कि समाज बदल रहा है, तो हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। हमें सबसे पहली चीज तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दोनों ही फैमिलीज आज के टाइम पे, क्योंकि किसी के मतलब पहले पे क्या था कि ना इतने सारे बच्चे होते थे, 4 बच्चे 5 बच्चे, तो कोई ना कोई पेरेंट्स को देख लेता था। बट एट प्रेजेंट हो सकता है कि किसी की एक ही लड़की हो, किसी का एक ही बेटा हो। बिल्कुल। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जब आप मैरिज करेंगे, आप लव करें अरेंज करें, वो मैटर नहीं करता, बट आपको दोनों फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। और लड़कों को भी ये चीज समझना चाहिए कि वो जमाना अलग था, ये अलग है। आपको दोनों फैमिली, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लड़की के लिए भी यही है, अगर आप उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपके पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वही चीज है ना कि कहीं ना कहीं जो हमारा पहले का जो समाज था, जिसको हमने इतना अवॉइड किया है, थी कुछ कमियां उसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर एक चीज को हम कमी के तौर पे ही रखें, ऐसा भी नहीं। कुछ अच्छी चीजें तो हमें कुछ चीजें वहां से भी सीखनी चाहिए। परिवार बना रहे हो तो कोशिश करो कि परिवार निभाओ, आप उसको लेके चलो। और ये जो आपने बोला ना स्पेसिफिकली कि रिलेशनशिप से पहले की एक्सपेक्टेशंस आपकी अलग हैं, उसके बाद जब आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस गैप को कम से कम करो, नैरो डाउन करो, ताकि बिल्कुल पार्टनर को भी समझ में आए कि भाई मैं तो इससे ये चाहता हूँ। क्लैरिटी के साथ अगर समझ में आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपनी पर्सनल चीजों के लिए भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। लाइक कि मुझे पार्टी करना है, मैं लड़की हूँ, ठीक है, चलिए आज का टाइम चेंज हो गया, लड़कियां भी करती हैं, सिगरेट पीती हैं, ड्रिंक करती हैं, तो आप खुल के बात करिए। आप फैमिली से मत करिए, बट जिससे आप शादी करने जा रहे हो उससे तो करो। सेम लड़कों के लिए भी ये चीज है। तो क्योंकि ये आज लग रहा है कि अरे ठीक है मैनेज हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। पूरा कंप्लीट आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या पता सामने वाले को उसकी स्मेल से ही प्रॉब्लम होती हो। बिल्कुल। तो ऐसे में आप लोगों का रिश्ता जो है वो शारीरिक रूप से, आत्मीय रूप से उतना क्लोज है कि आप इन चीजों को अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, और जब डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा तो रिलेशन बनेगा कैसे? वो सिर्फ दिखावे का रिश्ता और फिर वो क्या होता है ना, फिर बाद में यही आता है कि हम छोड़ देंगे, या फिर नहीं छोड़ पा रहे हैं उस चीज को, फिर उसी चीज को लेके झगड़े हो रहे हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं, नफरत होने लगती है एक दूसरे से। तो अगर आज के टाइम पे आप चाहते हैं कि रिश्ता चले तो बहुत क्लियरिटी रखिए, क्योंकि हर तरह की लड़कियां हैं। बिल्कुल। और हर तरह के लड़के हैं। ऐसे लड़के हैं जो ड्रिंक को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे भी लड़के हैं जो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल। तो क्लियरिटी रहेगी तो रिश्ते जरूर टिकेंगे। अब झूठ के बेसिस पे रिश्ते नहीं टिकेंगे। सबसे बड़ा सच तो ये है। आपने थर्ड पार्ट में बात करी कि फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है, भविष्य में रिश्ते कैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे भविष्य में रिश्ते? खराब? कुछ टाइम पहले तक ऐसा लगता था कि रिश्ते खराब होंगे, पर आज जो चीजें चल रही हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद रिश्ते अच्छे होंगे। क्योंकि हम मतलब काफी तेजी से, जितनी तेजी से लोग पार्टी में इन सब चीजों में इंक्लूड हो रहे थे पहले, उतनी ही तेजी से आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मे बी आने वाला फ्यूचर अच्छा होने वाला है। बट वो दिखावा नहीं लगता आपको स्पिरिचुअलिटी में? देखिए दिखावा है, बट 10% है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है ना कि आप दिखावा नहीं कर सकते। कुछ टाइम आपकी आंखों से पता चल जाता है कि ये बंदा सही। और स्पिरिचुअलिटी में जाने का कारण भी यही है कि लोग इतना टूट चुके हैं समाज से, चीजों से, इतना दुखी हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो जब आप भगवान से जुड़ जाते हो ना, तो आप बाकी की चीजों से भी बहुत आसानी से जुड़ जाते हो। बिल्कुल। हम परेशान ही इसलिए हैं क्योंकि हम उन चीजों से दूर हो गए थे। एक सिंपल सी बात है, हम सब ने बचपन से पढ़ी है, समझी है कि हम सब में परमात्मा का ही अंश होता है, राइट? जिसका अंश हमारे अंदर है, अगर हम उसी से दूर हो जाएंगे तो हम अपने आप को ढूंढेंगे कैसे? फोन को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर लगाना पड़ता है। अगर हम चार्जर को और फोन को अलग कर देंगे तो कितने दिन चलेगा वो? यही इंसान के साथ हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्वर्णिमा जी, आपकी किताब में एक डायलॉग है जो मेरे दिल में बस गया। जी। इश्क वही टिकता है जहां उम्मीदें नहीं होती।
क्या मतलब है इसका? ये सच है, क्योंकि उम्मीदें जहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार है। अगर उम्मीद होना अच्छी बात होती है, देखिए बिना उम्मीद के तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल। पर वो उम्मीद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके प्यार को खत्म कर दे। मतलब अगर मुझे किसी से प्यार है और वो व्यक्ति मुझे ना मिले तो मेरा प्यार खत्म हो गया, तो फिर मेरा प्यार था ही नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद जो है ना वो चीजों को वो प्रेम को जरूर खत्म कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। उम्मीद नहीं है तो ही प्रेम टिकेगा। एक दूसरा डायलॉग है, कभी कभी किसी को पाना इश्क नहीं होता और उसे दूर से चाहना इश्क होता है। बिल्कुल। इतनी डीप लाइंस मैम, हाउ इज दिस पॉसिबल? आ रही थी, भेजी जा रही थी तो मैं लिख रही थी। सीरियसली, क्या मैं तो मेरे जैसे लोग तो शायद समझ ही नहीं पाएंगे इसको। क्या मतलब है? वैसे समझ तो मैं गया, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए नहीं। किसी को देखिए, किसी को कहते हैं ना कि आजकल लोग साथ रह के एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर आप किसी को चाह रहे हो बिना इस उम्मीद के कि वो कभी आपके साथ हो, थोड़ी बहुत उम्मीद तो दिल में होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब ऐसा लगता है कि किसी को एक बार देख लें वही बहुत है, तो वो चीजें बहुत डीप होती है, क्योंकि वो प्रेम जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। बिल्कुल। इश्क का असली रूप है बिना छुए भी उसे पूरा महसूस करना। बताइए इसका मतलब। छू कर तो हर कोई प्रेम का दावा कर लेता है। ठीक है। अगर आप, वो कहते हैं ना कि एक टाइम था जब एक दूसरे को बस एक बार देख लेना ही लगता था कि बस एक नजर देखने को मिल जाए। कोई थोड़ा डिस्टेंस पे भी है और आपको मतलब आप का उसका रिलेशन है तो इतना सुकून मिलता था, उतना सुकून आज छू के भी नहीं मिलता है। अगर मिल जाता तो फिर रिश्ते टूटते ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये रियलिटी है, मतलब अगर बिना छुए अगर कोई किसी को प्रेम कर रहा है, क्योंकि ऐसा है जैसे हम खाना खा रहे हैं तो दाल है तो उसमें नमक पड़ना एक नॉर्मल सी बात है, खाना बनेगा तो नमक पड़ेगा। आज के टाइम पे सारा कंसंट्रेशन ही नमक पे है, वही रिलेशन के साथ हो रहा है। इमोशंस जो है ना वो फिजिकल इन्वॉल्वेशन से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। बट आपने अपने आप को इतना सीमित कर दिया है ना कि आप आगे की चीजों को फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो जब किसी के प्रेम में टच जो है ना वो साइड हो जाता है। आपने किसी को सामने से देखा, उसके बाद आपने कुछ और देखा ही नहीं। बिल्कुल। और होता है ऐसा इश्क भी, तो जिन्होंने किया है वही बता सकते हैं। ठीक है। जिसने किया ही नहीं उसको कैसे बता? जिसने नहीं किया उसको कैसे? बिल्कुल। जब मैं और तुम मिट जाते हैं तो हम रह जाते हैं और वहीं से इश्क शुरू होता है। इस किताब में ये लाइन भी थी, इसे भी समझाएं। अभी क्या होता है ना, एक भावना होती है हमारे अंदर कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, अगला कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। तो जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला खुश रहना चाहिए बस, तो वो आपके साथ नहीं भी है ना तो भी हम वाली फीलिंग ही है। वहां पे मैं वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब तक मैं और तुम रहेंगे तब तक प्रेम नहीं हो सकता। और अगर मैं और तुम हैं तो अलग होना फिर होता है, क्योंकि हम एक कभी हुए ही नहीं थे। ठीक है। कुछ आपको भी लाइंस किताब में अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि मेरे पास जो मैम की किताब है आप सभी को मैं दिखा दूं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो मतलब ऐसे कर जाता है, मैं तो अलग से लिख लेता हूँ लाइंस को। मैंने कहा जब भी स्टेटस लगाऊंगा तो नीचे मैम की लाइंस याद रह जाएंगी। आपके है दिमाग में कुछ ऐसी लाइंस जो आप बताना चाहें इस किताब में? वैसे सच बताऊं तो इस किताब में हर एक लाइन ऐसी है जो अपने आप में शायरी है, जिसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से सच्चे मन से चाहेंगे तो आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। कुछ ऐसी लाइंस आपको लगी किताब में? हाँ, काफी जगह पे हैं। एक्चुअली मैं लिख रही थी तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या लिख दिया यार। तो है कुछ जगह पे हमने काफी सारी जगह ऐसी हैं इसमें, जैसे कि एक सबसे ज्यादा जो इसमें मैंने जिक्र किया है वात्सल्य का किया है। वो कॉन्सेप्ट एक लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में प्रेम का मूल तो वही है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं इसमें, हम बात कर सकते हैं उनके बारे में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे तो किताब मिल गई है, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही ऑर्डर की थी
एंड आप सभी लोग भी प्लीज ऑर्डर करें। किताब का नाम है आखिरी इश्क, राइटर हमारे सामने बैठी हैं स्वर्णिमा श्रीवास्तव जी। जी मैम बताइए कुछ लाइंस आपको अगर। ये जानते हुए भी कि वो मेरा कभी नहीं हो सकता, उसे बेइंतहा चाहना, यही तो इश्क है। वेरी गुड। एक चीज थी जिसपे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी क्रिएट किया जी था, बताएं। तो उसमें था कि आज के टाइम पे आपको पता है, जो मैंने पर्सनली महसूस किया है, सबसे पीड़ादायक बात महिलाओं के लिए क्या है। जी। जब तक महिलाएं घर में थी तब तक हमने इतना इस चीज को समझा नहीं था, लेकिन आज जब वो सड़कों पे हैं तो समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में किसी भी महिला के लिए खूबसूरत होना एक बहुत बड़ा श्राप है। श्राप है। बिल्कुल। अगर आप सड़क के किनारे भी खड़े हो ना, तो अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, किसी को टैक्सी नहीं मिल रही है, तो 4 लोग आके उसको गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। आप जाने अनजाने आप कहीं कभी फंस गए हो, रात की बात छोड़िए, दिन का भी यही हाल है। और बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं ना कि बाहर निकलना सेफ नहीं है। बाहर से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि जिस जगह हम रहते हैं वहां पे रहना सेफ नहीं है। जब तक आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं तब तक चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा करीब से लोगों को जानना चाहते हैं, हर किसी को एक ही रिश्ता नजर आता है। बिल्कुल। दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अगर मैं एक फीमेल हूं और आप एक मेल हैं, तो हमारे बीच में बस एक ही रिश्ता हो सकता है। ये सिचुएशन हो चुकी है। और अगर ऐसे समाज सोचता है तो इस समाज को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। हमने एक ऐसी सोच बना दी है कि हमारा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि ठीक है चलो उम्र के दायरे थे, प्यार के नाम पे आपने उम्र के दायरे खत्म कर दिए। समझ में आता है किसी को आपसे प्यार है आप लोगों के बीच में, लेकिन मतलब कोई भी आके किसी भी 20-22 साल की लड़की को 40 साल का आदमी आके प्रपोज कर रहा है, उसकी मर्जी है कि नहीं उसको मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इतनी पीड़ादायक है, इनके बारे में आप चाह के भी बात नहीं कर सकते। और एक मैंने इसके दूसरे भाग में एक चीज के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ना कि इसमें कई सारी कहानियों को हमने जो आसपास देखा है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है जी। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सब कुछ सच है, बट हाँ जो भी लिखा है वो आंखों देखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुनाह जो लोगों की नजर में है, हम देख ही रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब 2-4 केस ऐसे ना आते हो। उनके बारे में कौन बात करेगा जो 4 दीवारी के अंदर हो रहे हैं। आज भी पति पत्नी के बीच में बिना मर्जी के संबंध बनाए जाते हैं, वो उस चीज को झेल रही हैं। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं कर सकती हैं। ये सिचुएशन है। कोई नहीं बेटा, हाँ कि मतलब पति है वो, हम उस पे फिल्में बना रहे हैं, हम उस पे सीरीज बना रहे हैं, बदलाव कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके बारे में लोग बात नहीं कर पाते हैं, बट वो रियलिटी होती है। एसिड अटैक के बारे में अगर बात करें तो आदमी औरत की बात छोड़ दीजिए, बच्चों तक पे होते हैं। कुछ साल पहले ही मेरी एक फ्रेंड है जो शीरोज हैंगआउट जो आपका है, उसके इसका कुछ और नाम है जिसपे मूवी बनी थी। ये बेसिकली कैफे है जो इन फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो उसका जो एनजीओ है उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हम लोग उस टाइम पे, हम अभी भी टच में हैं, लेकिन उस टाइम पे एक दिन ऐसा था कि हम कहीं बाहर थे, हम साथ में ट्रिप पे गए हुए थे, तो अचानक से उनके पास कॉल आया और पता चला कि एक छोटे से बच्चे को किसी ने एसिड पिला दिया था। रीजन क्या था कि कुछ लोग थे जो उसको शॉप से कुछ लाने को बोल रहे थे, लाइक बीड़ी सिगरेट टाइप का कुछ। उसने मना किया तो उसको एसिड पिला दिया। तो इस किताब में आपको उसके बारे में भी बात की गई है। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको समझने को, जानने को मिलेगा जो एक्चुअल में हमारे लिए अनजान है। और जो समाज में चल रहा है हमें पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में ओपनली डिस्कस भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये भी सोचना चाहिए, चलिए फीमेल्स के लिए तो पहले से ही बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बट मेल्स को भी ये समझना चाहिए कि क्या आप इतने सस्ते हो कि आप किसी की भी अप्रोच में हो।
लड़की आपने 10 लड़कियों को अप्रोच किया, 9 ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप इतने सस्ते हो, जा कहाँ रहे हो आप? मतलब आप पढ़े लिखे हो, अच्छी सर्विस में हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर आप अपना आत्मसम्मान क्यों खो रहे हो? क्या मेल ईगो का सेटिस्फेक्शन इस बात पे है कि हमारी कितनी गर्लफ्रेंड है, हम कितने लोगों के साथ रिलेशन में हैं? एक्चुअल में मर्द का मतलब ये होता है कि जो सामने से औरत को मना कर दे, जो सिर्फ एक औरत का होके रहे। औरतों के लिए तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट एज अ मैन आपको भी अपनी एक जगह बनानी चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है कि सिर्फ साथ नहीं, सोल कनेक्ट भी करनी चाहिए। आपकी किताब भी ये कहती है कि सिर्फ साथ नहीं रहना चाहिए, सोल भी कनेक्ट करनी चाहिए। कैसे होगी सोल कनेक्ट? लोग खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। यही तो दिक्कत है। जब हम खुद से कनेक्ट करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि किसके साथ हमारा सोल कनेक्शन बन रहा है। और जब हम किसी के चेहरे पे ही जाके बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो कभी नहीं पता चलेगा कि आपका सोल कनेक्शन किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है। और जहां होगा वहां ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है। तो मैम, बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देखा और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल किए। मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल सवाल भी किए गए हैं मेरे से। तो करें सवाल शुरू? श्योर। मैं नाम नहीं लूंगा जिसने भी ये सवाल किए, क्योंकि नाम लूंगा तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्या ब्रेकअप के बाद दोस्त बन जाना सही है? दोस्त बनने का प्रिटेंड कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसकी शादी हो गई, मैं उसे अभी तक नहीं भूला, मुझे क्या करना चाहिए? अगर प्रेम सच्चा है तो भूल पाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उस जगह पे टिके नहीं रहना चाहिए। उसका धर्म अलग है, मैं उसे चाहकर भी मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेम है तो धर्म से क्या लेना देना है? क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा नहीं समझ रहे ना। प्रेम का मतलब हासिल कर लेना तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। और वो एक तरफा इश्क की बात भी आपने की थी। बिल्कुल। तो प्रेम का मतलब हासिल कर लेना नहीं होता है, और जिन्होंने हासिल किया है वो कितने दिन तक साथ रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रेम की कोई बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज तब आती है जब हम किसी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ब्रेकअप के बाद स्टॉक करना प्यार है? जेलसी? मुझे तो लगता है जेलसी है। कि यार क्या कर रही हो, देखना चाहिए। ठीक है, क्लोजर टॉक के बारे में हम बात करते हैं। आखिरी शब्द के बारे में जब हम बात करते हैं, एक लड़का और लड़की जब अलग हुए तो क्या उन्हें आखिरी बात करनी चाहिए? शायद बात ना करने की वजह से ही अलग होना पड़ा हो। वेरी डीप। तो जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बात करते समय एक नए सिरे से बात करनी चाहिए। क्या पता आखिरी बात आपकी सारी चीजों को सुलझा दे। बिल्कुल, क्या पता वो आखिरी बात से पहली बात शुरू हो जाए और आप पे रिश्ता बन जाए। बहुत खूबसूरत। पास्ट पता होना चाहिए, हाँ या ना? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेयर करना जरूरी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर सामने वाला शेयर नहीं करना चाहता तो छोड़ देना चाहिए। बट अगर ऐसी चीज है कि जो बाद में पता चलेगा दुख दे, हाँ तो शेयर करना तो पहले चाहिए। पता हो जानी चाहिए। अगर हमें कोई अच्छा इंसान मिला है तो मुझे ऐसा लगता है उसके पास्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक तरफा प्यार सच्चा या झूठा? सच्चा ही होता है, क्योंकि साथ रह के प्रेम नहीं हो पा रहा है। और अगर कोई बिना आपके साथ रहे, आपके लिए ईमानदार है, आपको प्रेम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। मैं ऑडियंस से कहूंगा कि प्लीज रिलेट ना करें, ये मेरे सवाल नहीं है। ये सवाल आप लोगों ने ही भेजे हैं। लेकिन मैं क्योंकि सवाल करता हूँ तो शॉर्ट क्लिप में आएगी ऐसे कट करके, मेरे घर वाले कहेंगे कि ये तो तेरे सवाल है। ठीक है। मुझे पहली मोहब्बत याद आती है, क्या करूं? अगेन नॉट पर्सनल। याद तो आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन ये है कि आगे बढ़ना चाहिए। जी, ठीक है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे याद आती है, लेकिन मैं बता नहीं पाता। कुछ क्या, ज्यादातर रिश्ते जो होते हैं वो
अगर आपके सोल से जुड़े हुए रिश्ते हैं तो किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आपका प्यार है, सबसे बड़ी बात ये है। कुछ लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन एक टाइम पे आके एक दूसरे से नफरत हो जाती है उन्हें। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमारे साथ नहीं भी है तो हमारा प्रेम तो है ना, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। बिल्कुल। ठीक है, उसने मेरा दिल तोड़ा लेकिन फिर मुझे मनाने आ गया, उसे हाँ करूं या ना करूं? कभी कभी माफ कर देना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि बार बार माफ करने से फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप खुद किसी को आप अपने आप को माफ करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए किसी को अगर माफी भी दे रहे हैं ना तो ये ध्यान रखिए कि किस लेवल तक जाके माफी देनी है, क्योंकि माफी एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को खुद की नजरों में गिरा देती है एक टाइम के बाद। मैं आज ऐसी कंडीशन पर हूं कि मुझे उससे सबसे ज्यादा प्यार है और सबसे ज्यादा नफरत। ऐसा होता है? नहीं, प्यार और गुस्सा होता है। प्यार के साथ गुस्सा होता है। अगर नफरत है तो फिर प्यार नहीं होगा, फिर प्यार खत्म हो जाता है। ये है कि प्यार के साथ गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, ऐसा लगता है कि एक बार अगर वो आके बात कर लेता तो सब सही हो जाता। बॉलीवुड के गानों में प्यार की 7 स्टेजेस बताई गई हैं। आपको पता है 7 स्टेजेस के बारे में? मैं बता देता हूँ। दिलकशी, उन्स, अकीदत, मोहब्बत, इबादत, जुनून और मौत। स्टार्टिंग से बताया जाता है कि कैसे अट्रैक्शन होगा, कैसे हम उसकी वर्शिप करने शुरू कर देंगे, कैसे हम सब खत्म कर देंगे। आप मानती हैं ये सब चीजें होती हैं प्रोसेस के थ्रू? ये प्रोसेस वाला लव ही तो चल रहा है आजकल। तभी तो खत्म हो रहा है। प्यार में 2 ही चीजें होती है, एक तो आपको दुख मिलना है, क्योंकि प्रेम हम जो दे रहे हैं उतना ही हमें मिले ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपको दर्द तो होगा ही प्यार में। दूसरी चीज ये है कि मेरे हिसाब से तो प्रेम एक साधना है, एक तपस्या है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप कर रहे हो तो आपको सुकून है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें जुड़ गई, अगर आप उधर से भी चाहने लगे कि मुझे भी ये व्यक्ति इतनी ही अटेंशन दे, क्योंकि प्यार कभी भी 2 लोगों में एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमेशा एक का प्रेम ज्यादा होता है। 50-50 तो आई थिंक नहीं होता है। नहीं होता है, एक का तो हमेशा ज्यादा रहेगा। ज्यादा क्या रहेगा, दोनों के प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें कभी लगेगा कि ये ज्यादा चाहता है, कभी लगेगा ये ज्यादा चाहता है। लेकिन हाँ, अगर एक्सपेक्टेशन है तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। एक सवाल और था, वो मर्द होकर भी मेरी गोद में कभी कभी बच्चे की तरह रोता है, क्या करूं मैं? इसका मतलब है कि आप दोनों का प्रेम सच्चा है। क्योंकि मैंने इसके बारे में भी लिखा है। मुझे लग रहा है कि इस कहानी में एक लड़की जिसको प्रेम करती है जी, उसके लिए क्या महसूस करती है, वो इस कहानी में सबसे ज्यादा वही लिखा गया है जो लड़कियां कह नहीं पाती हैं। बिल्कुल। तो अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी जो प्रेमिका है, अगर आपके साथ वो बाहर जाके कितनी भी समझदार, इंटेलिजेंट, दुनिया के लिए एक लेडी डॉन है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसको तो अक्ल ही नहीं है, तो ही आप प्रेम में सक्सेस हैं। वैसे ही अगर एक लड़का है, वो बाहर जाके बहुत मैच्योर है, हाँ मैच्योर है, लेकिन वो घर में आके आपकी गोद में सर रख के बैठ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों का प्यार, आपका रिश्ता बहुत प्यारा है। क्योंकि लड़कियों के लिए एक होता है ना कि बचपना प्ले करना किसी के सामने बहुत कठिन होता है, वैसे ही जेंट्स के लिए रोना बहुत कठिन मुश्किल होता है। और प्रेम तो एक ऐसी चीज है ना कि जो हम हमेशा लड़कियों के प्रेम की बात करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में अगर कोई मर्द है और अगर वो सच में प्रेम करता है तो उसका प्रेम ऐसा होता है कि जो शमशान में जाके भी नहीं रोता, वो प्रेमिका के लिए फूट फूट के रोता है। आप सोचिए, इतना डीप बात आपने कही है। तो इसलिए जो है ना, ये अगर इस तरीके का प्रेम है तो फिर उसको संभाल के रखना चाहिए एकदम। ठीक है। उसे दूसरा इंसान पसंद है, वो जाना चाहती है लेकिन मुझे कह नहीं पाती, क्या करना चाहिए? खुद ही जाने देना चाहिए। खुद ही चली जाएगी? क्यों नहीं? वो मुझे परेशान करता है, कभी कभी बात भी नहीं करता, लेकिन ये तो शायद इश्क है। जरूरी नहीं है।
हो सकता है वो कहीं और बात कर रहा हो। सोचना चाहिए जिसने भी सवाल किया है। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम जो करेगा ना वो आपको हो Time सकता है कि 24/7। सबसे पहली बात तो ये कि जो 4-4 घंटे बात होती है ना फोन पे, वो प्यार नहीं होता। सारा काम छोड़ के आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन अगर आप डेली कॉन्वर्सेशन है तो अगर आप मतलब रात में 1 बजे तक बात कर रहे हो, सामने वाला आपको मना नहीं कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है, ये कुछ दिन का जुनून होता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर प्यार है, अगर दिन में 2 बार भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है, या आपने कॉल किया, उसने इमिडिएटली रिप्लाई किया कि मैं बिजी हूँ, दैट्स इट। आई थिंक उसमें समझना भी चाहिए पार्टनर को, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो। बिल्कुल समझना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे बात करेंगे तो ही प्रेम है। स्वर्णिमा जी, अब हम पेरेंट्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे। शादी के बाद हमने देखा है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं पिस जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमारा बच्चा या तो हमसे अलग हो गया है, या हम बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चा हमें नहीं समझ पा रहा है। आपने ये चीजें देखी हैं समाज में चलती हुई? इसमें असल में मैं ये कहूंगी कि ज्यादा गलती पेरेंट्स की है। ओके। इसलिए है क्योंकि अपने बच्चों की शादी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी आप रहते हो, लड़की आप ढूंढ के लाते हो, शादी आप करा रहे हो। अब शादी के होते ही सेकंड डे से जो मैंने सबसे ज्यादा आंखों देखी, मैं बात बता रही हूँ, जो मैंने नोटिस किया है सबसे ज्यादा, जो लड़का कल तक ड्रिंक करके आ रहा था, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था उसको, बहस कर रहा था, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, गाली गलौज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, XYZ, लेट नाइट तक घूम रहा है, कोई लेना देना नहीं। जैसे ही शादी हुई, नेक्स्ट डे आप बोलने लगते हो जब से शादी हुई है तब से बदल गया। बिल्कुल। अभी उसने कुछ बोल दिया तो कई बार बहू को भी ब्लेम करते हैं इस चीज में। हमेशा बहू को ही करते हैं, हमेशा बहू को करते हैं। तो होता क्या है ना कि कई बार कोई अच्छी लड़की भी शादी करके आई है और एक लंबे समय तक जब आप हर चीज के लिए उसको दोष दे रहे हो, तो फिर उसका भी एक होता है ना कि जो एक ज्यादातर लड़कियां, मुझे लग रहा है कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर लड़कियों की जब शादी होके जाती है ना, तो वो हमेशा यही कोशिश करती हैं कि वो इम्प्रेस करें सबको, जबकि ये गलत है। क्योंकि हमने ऐसा समाज बना दिया है कि वो बेचारी इसी में लगी रहती है कि क्या बना के खिला दें, क्या कर दें कि ये लोग इम्प्रेस हो जाएं। तो कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर आपको लगता है कि शादी करने से आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा तो शादी मत करिए। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि शादी होने के बाद आप, क्योंकि देखिए पति पत्नी का प्रेम अलग है। अगर वो अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता को प्रेम नहीं कर रहा। माता पिता का प्रेम अलग है। अब बच्चा होने के बाद पत्नी बोले कि तुम तो बच्चे को प्रेम करते हो, मुझे तो करते ही नहीं हो, तो ये तो हमारी मूर्खता है ना। तो माता पिता को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा शादी के बाद बदल जाएगा या वो हमें प्रेम नहीं करेगा। छोटी छोटी चीजों पे कटुता इतनी हो जाती है ना कि सही बात भी गलत लगती है। तो इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। हमेशा ना बहू गलत होती है, ना हमेशा पेरेंट्स गलत होते हैं। बस जरूरत है तो अंडरस्टैंडिंग की, रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे। जी स्वर्णिमा जी, किताबें तो हमने आपकी पढ़ ली, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाकी भी लिखती रहती होंगी। कुछ लिखा हो, अगर आपने कुछ पोएट्री, कुछ नज्म, कुछ भी अगर आप सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल। जी तो अभी कुछ दिन पहले ही लिखा था मैंने। जी। तुझे देखूं तो आंख भर आती है, ना देखूं तो जान जाती है। तेरे ख्याल के बाद कोई और ख्याल बाकी नहीं रहता। तेरे संग से मुझे ज़मीं पर ही जन्नत मिल जाती है। मैं चाहूं भी अगर तुझे ना देखूं, मैं चाहूं भी अगर कि तुझे ना देखूं, तो ये नजरें किसी और पर कहां ठहर पाती हैं। ये इश्क कोई सौदेबाजी तो नहीं, ये इश्क कोई सौदेबाजी तो नहीं। इश्क के बदले इश्क नहीं मिला तो कहीं और बोली लगा दी जाती है। मैं तेरे हिस्से हूं, मैं तेरे हिस्से हूं, तू मेरे हिस्से ना भी आए तो क्या। मैं तेरे हिस्से हूं, तू मेरे हिस्से ना भी आए तो क्या। इश्क में बस देना होता है, पाने की ख्वाहिश कहाँ की जाती है। और लास्ट 2 लाइन है कि वो आ भी जाए तो स्वीकार करना मुश्किल है,
कि वो आ भी जाए तो स्वीकार करना मुश्किल है, किसी का दिया धोखा मेरी रगों में दर्द बनकर बहता है। थैंक यू। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो। एंड मतलब आखिरी के बाद आई थिंक आपको एक ऐसी पोएट्री वाली भी बुक निकाल लेनी चाहिए, सीरियसली। एंड वी विल डू अगेन अ पॉडकास्ट ऑन दिस। जरूर। ठीक है स्वर्णिमा जी, एक रैपिड फायर करते हैं। श्योर। कम से कम छोटे से छोटे शब्दों में मैं जवाब चाहूंगा आपसे। हाँ जी। लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था, बट मैं थोड़ा और प्रिसाइज आंसर चाहता हूँ। आई लव यू का असली मीनिंग क्या होता है? आई लव यू तो बहुत मतलब ऑर्डिनरी है, क्योंकि अगर प्रेम है तो प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है। फिजिकल कनेक्शन या सोल कनेक्शन? सोल कनेक्शन। ठीक है। आप रोमांटिक सॉन्ग सुनती हैं या सैड सॉन्ग? बहुत। ठीक है, कोई गाना गाना चाहेंगी? मैं गाने बहुत कम सुनती हूँ एक्चुअली, मैं ओल्ड सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ। 70s। नाइस, कोई गाना? 70s 80s 90s। कोई गाना मतलब गाएं ना, वैसे बता दें आप। याद नहीं आ रहा। हाँ, एक है, हम तेरे शहर में आए हैं अजनबी की तरह। उफ। ठीक है, अजनबी तो आप नहीं है मैम वैसे। ठीक है। फ्यूचर में प्यार रियल होगा या वर्चुअल होगा? उम्मीद तो यही है कि रियल होना चाहिए। बिल्कुल। प्यार में कंट्रोल कर देना चाहिए या सरेंडर कर देना चाहिए? सरेंडर करना ही प्यार है एक्चुअली। वेरी गुड। शादी जरूरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है? एक ही बार होती है। मोहब्बत बार बार होती है? सच्ची मोहब्बत एक बार होती है, बाकी तो होती रहती है। ठीक है। लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग टेक्स्ट? लॉन्ग ड्राइव। एग्जैक्टली। फाइट करना क्यूट है या डेंजरस है? क्यूट फाइट तो क्यूट ही होती है। डेंजरस वाली डेंजरस होती है। ठीक है। मॉडर्न डेटिंग कल्चर कर्स या ब्लेसिंग? मेरे हिसाब से तो बहुत खतरनाक है। डेंजरस है। ठीक है, बहुत डेंजरस है। लखनऊ को एक शब्द में डिस्क्राइब अगर करना हो तो? कल्चर अभी भी थोड़ा जिंदा है वहां जिंदा पे। है। ठीक है। आज बारिश हुई थी रास्ते में जब आप आए? हाँ। कैसा लगता है बारिश को देखकर? अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, क्या आपको आखिरी इश्क मिल चुका है? नहीं। ओके। मिलेगा भी नहीं मुझे। ठीक है। ठीक है, बट हमें आखिरी इश्क की किताब मिल चुकी है एंड इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। बाकी भी अभी है या अभी Amazon पे है? हाँ, अवेलेबल है। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, अपने लोगों को? हाँ, अगर आपने किताबें नहीं भी पढ़ी हैं तो भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको कुछ भी फील ना हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत कुछ फील हो। तो इतने सारे रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, एक किताब का भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और जो ऑडियंस हमारी ऑलरेडी किताब को पढ़ चुकी है, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, सच में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। स्वर्णिमा जी, कोई मलाल है जिंदगी में आपको? नहीं, मुझे हाँ एक चीज है, थोड़ा अजीब है, मुझे बस ये है कि मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक बार खत्म हो जाए, ताकि मैं एक मॉन्क जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। आइडियल वर्ल्ड के बारे में जा रही हैं आप बात करने। ठीक है मैम, आने वाले वक्त में जब लोग स्वर्णिमा श्रीवास्तव को याद रखेंगे तो किस तरीके से याद रखा जाएगा स्वर्णिमा श्रीवास्तव को? ना याद रखें, ना याद रखें, क्योंकि अभी जो मैंने बोला ना कि मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे एक मॉन्क बनना है, बट हाँ मैं चाहूंगी कि लाइफ वैसी हो। तो अब जब ऐसी लाइफ चाहिए तो फिर कोई मुझे याद रखे या मेरे पीछे क्या छूट जाएगा, इन सब चीजों की तो मुझे परवाह नहीं है। बहुत बहुत खूबसूरत जवाब। थैंक यू सो मच स्वर्णिमा मैम आने के लिए पॉडकास्ट में, स्पेसिफिकली लखनऊ से आप आए वक्त निकालकर। एंड मैं अपनी ऑडियंस को एक बार फिर बता दूं कि किताब का नाम है आखिरी इश्क और राइटर स्वर्णिमा श्रीवास्तव जी हैं। आप इस किताब को पढ़ें, आप इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि जिंदगी क्या है, इश्क क्या है, पहला इश्क क्या है,
आखिरी इश्क क्या है। ध्यान रखिए अपना, और मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में फिर किसी अगले नए गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।